और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। शिमला नगर निगम के सभी 34 नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। ये शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सुबह 11 बजे होना है। इस मौके पर कांग्रेस बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान आज हो सकता है। इसके लिए शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बैठक होगी। सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में रविवार शाम कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में पार्टी के सभी 24 पार्षद भी उपस्थित रहे। सभी पार्षदों से एक एक करके उनकी राय ली गई। तो बेहद अहम रहने वाला है आज हिमाचल की सियासत में क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, इसके ताल्लुक से तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, शिमला नगर निगम के सभी 34 नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। बेहद खास मौका है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? जी हाँ, देखिए आज इन सभी पार्षदों को शपथ दिलवाई जाएगी। ठीक 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उपायुक्त कार्यालय में ये शपथ होगी, बचत भवन में ये शपथ होगी। लेकिन अहम ये रहने वाला है कि आज किसके नाम का ऐलान होगा। और जैसे पिछले कल शाम को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सभी कांग्रेस के पार्षदों की बैठक हुई है, सभी की राय पूछी गई है। उसके बाद जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सभी पार्षदों से राय लेने के बाद जो नाम सामने आए हैं उनको पार्टी आला कमान को भेजा गया है, एआईसीसी को भेजा गया है। और आज सुबह ये बताया गया है कि शायद आज इसके नामों का ऐलान जो है पार्टी हाईकमान करेगी या उसकी जानकारी यहाँ जो प्रदेश का नेतृत्व है उसे दे दी जाएगी। लेकिन इस बीच ठीक 10 बजे आज भी बैठक बुलाई गई है सीएम के सरकारी आवास में। जो सभी पार्षद है कांग्रेस के, उनको आज भी बुलाया गया है। तो देखिए, अब 11 बजे का समय शपथ के लिए है, तो उससे ठीक पहले यहाँ पर फिर से बैठक होना, तो ये माना जा रहा है कि शायद कुछ पेज जो है कहीं फंसा होगा, खासकर डिप्टी मेयर के नाम को लेकर। मेयर तो लगभग क्लियर है कि मेयर सुरेंद्र चौहान ही बनेंगे, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। तो ये शपथ होगी। शपथ के बाद ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शपथ के बाद नामों का ऐलान होगा, मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान होगा। और डिप्टी मेयर पर देखिए, अभी तक तो जो चर्चा ये चल रही है कि महिला होगी, लेकिन महिला होगी या नहीं होगी ये भी देखने वाली बात है। कुल 34 पार्षदों की बात करें तो 34 में से 21 जो पार्षद हैं वो महिलाएं हैं। और कांग्रेस के पार्षदों की भी बात करें, 24 में से 14 पार्षद महिलाएं हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद डिप्टी मेयर जो है किसी महिला को दिया जा सकता है। दावेदारों की बात करें तो देखिए, दावेदारों में जो सुरेंद्र चौहान है उनका नाम बिल्कुल तय है कि वो मेयर बनने जा रहे हैं। और अन्य दावेदारों की अगर हम बात करें, उनमें जो नरेंद्र ठाकुर हैं, बटाकुफर से पार्षद है, उनका भी नाम चल रहा है। कुलदीप ठाकुर का नाम चल रहा है। महिलाओं की बात करें तो डिप्टी मेयर पद के लिए सिमी नंदा का नाम चल रहा है, उमा कौशल का नाम चल रहा है, सुषमा कुठियाला का नाम चल रहा है, रचना भारद्वाज का नाम भी चर्चा में है। तो देखना होगा कि किसके नाम पर आज मुहर लगेगी। हिना। बिल्कुल रणवीर, और सबसे अहम बात यह है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान किया जाएगा, आगे भी कांग्रेस की जो रणनीति है वो अब कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर भी उसकी नजर बनी हुई है। और जिस तरह से उसने भारी जीत हासिल की है, पहले जो चुनाव हुए उसमें उसकी जीत हासिल हुई है, और फिर अब शिमला में हमने देखा कि किस तरह से भारी जीत जो है वो मिली है। अब जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं 2024 पर है। तो इन नामों को लेकर जो लगातार मंथन जारी है, कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो आगे भी देखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जोश में है, पार्टी का नेतृत्व है वो जोश में है। तो यहाँ पर
कोई भी ऐसा जो है यहाँ पर कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जाएगा जिसमें किसी तरह का मनमुटाव हो, गुटबाजी की बात हो या जनता के भीतर जो है कोई ऐसा संदेश जाए। ये जो है कोशिश कांग्रेस आलाकमान की रहेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी संतुलन रखा जाएगा कि शिमला का मेयर बनना है तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है, कुछ इलाके जो मर्ज किए गए हैं नगर निगम शिमला में, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि क्राइटेरिया तो शुरुआत में ये रखा गया था कि शिमला शहर से अगर मेयर होगा तो जो इसके साथ जो मर्ज एरिया, जो ग्रामीण इलाका जो साथ पड़ता है, कुसुम्पटी या शिमला ग्रामीण, वहां से डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जैसे इन नामों का ऐलान होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस ने क्या सोचकर जो है इन्हें इनके नामों का ऐलान किया है। लेकिन इतना आप तय मान के चलिए कि सुरेंद्र चौहान का मेयर बनना तय है। बिल्कुल, तो बेहद अहम ये खबर है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है और ये भी देखना अहम रहेगा कि न्यूज 18 की खबर पर क्या इस बार भी मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात से बस सेवा ठप करने का ऐलान किया है। इससे करीब 25,000 बस रूट प्रभावित होंगे। ये सभी चालक 41 महीने से ओवरटाइम और एरियर न मिलने से नाराज हैं। इनके मुताबिक ओवरटाइम की लंबित राशि करीब 65 करोड़ पहुंच गई है। अब अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो HRTC की जो नाइट सर्विस है वो ठप कर दी जाएगी। तो HRTC की चालक यूनियन की ये मांग है, उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए। 41 महीने से जो ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है उसका भुगतान किया जाए। डीए और एरियर भी उनको दिया जाए। तो HRTC और बेहद असर इसका पड़ने वाला है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं हिमाचल जिस तरह की रियासत है, जिस तरह का स्टेट है, वहां पर इन बस सर्विसेज के बहुत मायने हैं और खास तौर पर जो लगातार हम देखते हैं कि नाइट बस सर्विसेज है उसके कितने मायने हैं और उसका असर जो है इस पर साफ तौर पर पड़ता दिखाई देगा। करीब 25,000 बस रूट्स प्रभावित होंगे। ये तमाम जो चालक हैं ये अपना जो इनका ओवरटाइम नहीं दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एरियर की भी लगातार ये बात करते नजर आ रहे हैं। तो HRTC की चालक यूनियन की मांग और आज तक का इन्होंने टाइम दिया था। लगातार ये भी हम आपको बता रहे थे कि बातचीत की लगातार जो कोशिश है वो भी की जा रही थी, चूंकि इनका डीए और एरियर भी बाकी है, साथ ही साथ इनका ओवरटाइम का जो पैसा है वो भी बाकी है। उन तमाम चीजों को लेकर आज से ये अपनी नाइट सर्विसेज बंद कर देंगे। और इस अहम मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, इस मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे क्योंकि इसका असर जो है तकरीबन 25,000 बस रूट पर पड़ने वाला है। अभी तक बातचीत की कोई राह निकलती नजर नहीं आ रही। पिछले कल जो है जो HRTC प्रबंधन है उसकी तरफ से कॉल भी दे दी गई थी और उनसे जो ड्राइवर यूनियन है उनसे ये कहा गया था कि वो अपनी कॉल को जो है वो वापस ले ले क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, जो उनका ओवर टाइम है उसको जो है चरणबद्ध तरीके से दे दिया जाएगा। लेकिन जो ड्राइवर यूनियन है उसने साफ इनकार इसमें किया है और 9 तारीख को भी इसको लेकर बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में नतीजा रही है 41 महीने का ये ओवर टाइम जो है इन्हें नहीं मिला है, ये ड्राइवर यूनियन का कहना है। देखिए, आज सुबह तड़के जो बसें सुबह 4 बजे जानी थी उनके पहिए आज
थम गए हैं और जो एचआरटीसी कर्मी है उनका ये कहना है कि कई बार जो है सरकार के साथ बातचीत इस मामले पर की गई है। जो प्रबंधन है एचआरटीसी का उसको जो है इसके बारे में सूचना दे दी गई है, लेकिन जो रात्रि भत्ता है उन्हें नहीं मिलता है। डीए और एसीपी काफी समय से लंबित है, तो ऐसे में जो रात्रि सेवाएं हैं वो प्रभावित यहाँ पर होंगी। करीब 2500 ऐसे रूट जो है वो प्रभावित से होंगे। जो चालक है वो आज अपनी बसें जो है इनसे इन रूट पर नहीं चलाएंगे। जो नाइट ड्यूटी जिनकी होती है वो जो है जो यात्रियों को आज जो है वो परेशानी हो सकती है। जो सुबह बसें तड़के जाती थी वो आज नहीं गई है, और जिस तरह का ऐलान आज किया गया है, जो रात को बसें जाती है चाहे वो इंटरस्टेट बसेज हो चाहे इंट्रास्टेट बसेज हो, वो आज नहीं जाएंगी। ये जो है जो ड्राइवर यूनियन है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। यहाँ पर देखना होगा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है, क्या उनकी तरफ से कोई आज पहल की जाती है या एचआरटीसी प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत आज की जाएगी। ऐसा लगता है कि उनको मनाने में जो है आज कामयाबी मिल सकती है, ये भी जानकारी निकल कर आई है। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल ये है कि राशि जो है जो ओवर टाइम है वो 41 महीनों का है। ये करीब 65 करोड़ की बनती है, डीए और एरियर भी है। तो ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि क्या ड्राइवर यूनियन है उसको मनाने में सरकार कामयाब हो पाती है। एचआरटीसी प्रबंधन के तरफ से क्या आश्वासन मिलता है, क्या फिर शुरुआती तौर पर कैसे पिछले कल बिल्कुल। तो आज क्या बैठक में निकलकर सामने आता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल आएंगे छत्तीसगढ़। 16 मई को लेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पिछली बैठक में दिए टास्क की होगी समीक्षा। सरकार को घेरने के लिए कार्य योजना की तैयारी भी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। इसमें वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और
जन समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद उनका हमीरपुर बार एसोसिएशन की बैठक में भी हिस्सा लेने का प्रोग्राम है। दौरे के पहले दिन अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पिछले 6 महीने से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं और जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया, लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हैं हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। शिमला में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। ये समीक्षा बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश जारी किए। साथ ही प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का हॉरोस्कोप तैयार किया जाए, ताकि हॉरोस्कोप के माध्यम से जल शक्ति विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों का विस्तृत विवरण पता चल सके। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बनाए जाएंगे। ये अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रवीण सूद कांगड़ा परागपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रवीण सूद को साल 2020 में कर्नाटक डीजीपी नियुक्त किया गया था और ये 2025 मई तक सीबीआई निदेशक के पद पर रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीआई के निदेशक बनने वाले प्रवीण सूद दूसरे हिमाचल वासी हैं। इनसे पहले हिमाचल कैडर के ही अश्वनी कुमार सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं। वो सिरमौर जिले के रहने वाले थे। धर्मशाला की रसेहड़ पंचायत के दुर्गम गांव उथड़ा में एक कैंटर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में गाड़ी में सवार 10 लोगों में से 5 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतकों में जहां 2 महिलाएं हैं, वहीं एक छोटी बच्ची भी है। 2 पुरुष भी इनमें शामिल हैं। एक ही परिवार के ये तमाम सदस्य बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 पुरुष और एक छोटी बच्ची शामिल है। ये सभी लोग तंगरोटी के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए राहत राशि प्रदान कर दी गई है। और हादसे को लेकर सीएम सुक्खू ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना और भगवान उनकी आत्मा को शांति जो कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, क्योंकि ये ट्रक जो है वो लगभग 2-2:30-3 बजे के लगभग यहाँ अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया खाई में। और उसमें लगभग वो हमने सुना कि 10 से 12 लोग जो थे इसमें थे, सवार थे, और 5 लोग तो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए, 4 तो स्पॉट पे ख़त्म हो गए, 4 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और एक लेडी जो अब ऑन द वे ही ख़त्म हो गई है। अपने आप में बहुत दुखद घटना है ये। कल यहाँ पे शादियाँ थी, लोग खुशनुमा माहौल था यहाँ पे, लेकिन आज का जो माहौल है वो बहुत ही दुखद माहौल है। पूरा गांव 4-5 मतलब स्थानीय यहाँ के गांव, उसमें 100 की लहर है। और जो परिवार, एक तो परिवार का पूरे मतलब परिवार इसमें इस त्रासदी में जो अपनी जान खो बैठे हैं। ये ऐसा था कि तिरंगा उठड़ा गांव से गेहूं लेकर आ रहे थे सेड को, तो यहाँ सेड में आकर जो है कोई 3:06 पर मेरी इसकी जानकारी जो दिलबाग भाई जी ने, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उन्होंने दी। तब मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा तो गाड़ी जो वो नीचे पहुँच चुकी थी और गाँववासी जो वहाँ पर पहुँच गए थे।
तो एक्चुअली जहाँ पर देखा गया तो उसमें बच्चे थे जो जख्मी थे, 5 को जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और 4 जो वो एट द स्पॉट डेथ हो गई थी। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 17 और 19 मई को आईपीएल के 2 मैचेस खेले जाएंगे। इसके लिए पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज धर्मशाला पहुंच रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी जल्द ही धर्मशाला पहुंच जाएगी। बता दें कि पंजाब किंग्स का पहला मैच 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स से, जबकि दूसरा मैच 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के ठहरने का इंतजाम रेडिसन ब्लू होटल में किया गया है। ये सुरक्षा व्यवस्था तो फ्लाइट से ही शुरू हो गई थी और वहीं से हमने क्यू बना दी थी और दोनों तरफ पुलिस के जवान थे हमारे, और इस तरीके से यहाँ तक हमने उनको बस में बैठने तक सुरक्षा प्रदान की है। किस तरह से स्वागत किया गया है हिमाचल पहुंचने पर खिलाड़ी? हिमाचल तो सबसे पहले तो खिलाड़ी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा कि बर्फबारी थी इतनी, तो बहुत खुश थे। बहुत लोगों ने बहुत देर तक तो फ़ोटो खींचते रहे वो और बहुत खुश थे, और कुछ फैमिली के साथ भी आए थे तो उन्होंने भी फ़ोटोज़ खींची। तो सभी टीम के लिए हम बहुत उत्साहित भी हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन भी बहुत उत्साहित है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद टीम जो है गग्गल एयरपोर्ट पर आ रही हैं, तो हम उत्साहित भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था और थोड़ी सी हमने चाक चौबंद की हुई है और उसके लिए सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। नूरपुर की पंचायत पंदेरहड़ में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बड़गांव से पंचायत प्रतिनिधियों ने दौरा किया। इस दौरे में अलग अलग पंचायतों से लगभग 42 पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे थे, जिन्हें यहां पंचायत उप प्रधान सिकंदर राणा ने मनरेगा समेत पंचायतों में कैसे विकास कार्यों को किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। यहां पंचायत में इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से लगभग 14-15 पंचायत प्रतिनिधियों की टीमें दौरा कर चुकी हैं। नोडल ऑफिसर मोहम्मद शफी ने कहा कि हम कुपवाड़ा से आए हैं, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से हमें भेजा गया है। हमारे साथ आए पंचायत प्रतिनिधि ने यहां आकर पंचायत के मनरेगा के हुए विकास कार्यों को देखा है, सीखा है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं उनका ये लगभग 15वां टूर है। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ उनसे सीख रहे हैं। उन्होंने भी बढ़िया काम किए हैं अपने वहाँ पे, उनसे भी कुछ सीख रहे हैं और हम भी कुछ सिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नूरपुर ब्लॉक में हमने जहाँ आके बहुत कुछ सीखा और देखा कि पंचायत कैसे चलानी है, क्या करना है। यहाँ के प्रधान से सीखा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अपने खास तौर पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का और रूरल डेवलपमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें यहाँ तक भेजा। और हम आइंदा भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे टूर निकाले जाए कि जहाँ आकर पीआरआई सीखें और जाके फिर अपनी डेवलपमेंट करें। चंबा के मंजीर से सुरगानी बस अड्डे तक के रास्ते की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां सफर करना खतरे से खाली हरगिज नहीं। कुछ ही दिन पहले यहां सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन सड़क फिर से खराब हो चुकी है। सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों को है, साथ ही अगर स्कूली बच्चा है तो खतरा और बढ़ जाता है। ये क्षेत्र बैरा सियूल परियोजना के तहत आता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने तुरंत सड़क मरम्मत की मांग की है। समस्या रोड में खड्डे बहुत हैं, सुरवानी से लेकर मंजीर बस स्टैंड तक। जो उनके बच्चों को छोड़ने जाते हैं हम तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी सड़क का जो बनाने की कृपा करें। ये मंजीर से जो सुरगानी की जो सड़क है इसकी बहुत ही खास्ता हालत है और सड़क पे खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं। इसमें हमें जब हम स्कूटी लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमें बहुत ही खतरा महसूस होता है कि जब ये इन खड्डों के ऊपर हमें गुजरना पड़ता है तो इससे हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना का जिससे हमें सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रशासन से यही मांग है कि
इस सड़क को अच्छी क्वालिटी सी लुक डालकर अच्छी तरह से पक्का किया जाए ताकि हमें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो गुजारिश करूँगा प्रोजेक्ट से, मतलब जितने भी हमारे चीफ हैं कि या बड़ों से लेके और इस रुगानी से लेके जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट के अंडर जितनी भी रोड आती है तो उसका जो है मतलब अच्छी तरह से जो है उसको रख रखाव किया जाए ताकि लोगों को जो है आने। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।